आज है हमारे एमपी बोर्ड 90 डेज सीरीज का तीसरा दिन और इस तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि कौन कौन से टाइप की केमिकल इक्वेशन होती है और कैसे उन्हें बैलेंस किया जा सकता है। अगर वो अनबैलेंस है तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और क्यों किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में भी बताएंगे कि कौन सा लॉ है जो उसे बैलेंस करने के लिए हमें कंफर्म करना पड़ता है और किस लॉ के बेस पर वो रिएक्शन बैलेंस होती है, ये भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं जिसका नाम है लेक्चर 3 और ये है हमारी इस सीरीज़ की थर्ड क्लास जिसमें हम केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन जो होती है वो होती है एक तरह की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या होती है? एक तरह की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जो रिएक्शन होती है उसको अगर हम सिंबल्स के रूप में प्रेजेंट करें, तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। ये दो तरह की होती है, पहली होती है सिंबॉलिक और दूसरी वाली मैं जस्ट आपको अगले पेज पर बताऊंगा। उससे पहले बात करते हैं हम इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को मैंने उसके सिंबल Mg के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है और ऑक्सीजन जो है उसको मैंने O2 के रूप में रिप्रेजेंट किया है। ऐसे ही जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसे इसी सिंबल्स के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। और एक केमिकल रिएक्शन के या इक्वेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इन द सेंस जो सिंबल होता है उसके सामने जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। फिर आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट यानी कि जो हमारा सिंबल है या जो भी हमारा केमिकल हमने यहाँ पे लिया है, एलिमेंट लिया है, उसके कितने एटम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2H2O, ठीक है। 2H2 मतलब यहाँ पर कितने एटम हो गए? 2, तो इसे कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल एटम हो जाएंगे मेरे 4। फिर आता है यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में भी सबस्क्रिप्ट है 2 और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है रिएक्टेंट। इसे क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। और ये जो एरो दिया हुआ है उसे कहा जाता है रिएक्शन एरो। क्या कहा जाता है? रिएक्शन एरो, जो डायरेक्शन बताता है कि रिएक्शन किस तरफ जाकर कंप्लीट हो रही है। फिर आता है हमारा केमिकल फॉर्मूला। जो भी इन दोनों एलिमेंट से मिलकर, रिएक्टेंट से मिलकर जो एक नया केमिकल बनता है उसे हम केमिकल फॉर्मूले के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एल है इसे कहा जाता है स्टेट ऑफ मैटर और ये सब मिलकर बनाते हैं हमारे प्रोडक्ट। और इस तरह से हम जो केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशन में या सिंबल्स के रूप में या उसके स्टेट के साथ में मिलाकर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। और जो दूसरी तरह की इक्वेशन की मैं बात कर रहा था वो इक्वेशन है वर्ड इक्वेशन। यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करते हैं? सिर्फ सिंबल्स के रूप में नहीं, उनके वर्ड्स के रूप में। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। इनको मैंने उनके वर्ड के रूप में ही या उसके नॉर्मल केमिकल नेम के रूप में ही रिप्रेजेंट किया है, तो उसे मैं कहूँगा क्या? वर्ड इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पर मेरा बन गया सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम क्लोरीन दो एलिमेंट थे, दो सब्सटेंसेस थे, उन दोनों के मिलने से एक नया प्रोडक्ट बना मेरा, तो उस प्रोडक्ट को मैं कहूँगा सोडियम क्लोराइड। पर मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? मैंने उनके एलिमेंट के नाम के रूप में, केमिकल नाम के रूप में उन्हें रिप्रेजेंट किया, ना कि केमिकल फॉर्मूले के रूप में। तो इसे कहा जाता है वर्ड इक्वेशन। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो पहली टाइप आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस इन द सेंस जिसकी LHS और RHS साइड पर जो एटम्स होते हैं, RHS और LHS साइड पर जो एटम्स होते हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। एलिमेंट कोई भी हो, अगर RHS और LHS साइड पर उसके एटम बराबर है तो वो क्या हो जाएगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मेरे पास है जिंक, उसकी संख्या है 1, फिर है H2 2, फिर सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो इस तरफ मेरी ये संख्या है, फिर आएगी मेरी जिंक 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2। तो दोनों तरफ मेरी बैलेंस है।
दोनों तरफ मेरे सेम एटम है, इसलिए ये केमिकल इक्वेशन क्या कहलाएगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा टाइप होता है यहां पर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में LHS साइड में और RHS साइड दोनों कभी भी बराबर नहीं होते हैं। वो क्या नहीं होते हैं? बराबर नहीं होते हैं। तो बराबर नहीं होने की वजह से इसे कहा जाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर आयरन है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, पर इस तरफ देखिए आयरन की संख्या 3 है, इस तरफ 4 है, इस तरफ 2 है। तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन और आयरन दोनों अलग अलग एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये वाली जो केमिकल इक्वेशन है ये हो जाएगी हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ऐसी ही इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका ये रहा। जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली स्टेप होगी हमारी काउंटिंग द नंबर्स ऑफ एटम्स। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एटम्स को काउंट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर आयरन की संख्या है 1 LHS साइड पे और RHS साइड पे है 3, वहीं पर हाइड्रोजन की संख्या LHS साइड पर है 2 और RHS साइड पर भी है 2। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या है 1 LHS साइड पर और RHS साइड पर है 4। इस तरह की एक टेबल बना लेंगे तो हमारे लिए इजी होगा ताकि हमें पता चल सके कि हमें कौन कौन से एटम को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, आयरन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर क्या था हमारा? 4, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था। तो हमने 4 को H2O के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरफ मेरा एक एटम बैलेंस हो गया, मेरा एक एटम ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर उसकी वजह से मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई मेरी? 8। तो अब मैं क्या करूंगा? अगली स्टेप में जब एक एटम बैलेंस हो गया तो अगली स्टेप में मैं 4 का मल्टीप्लाई दूसरी तरफ प्रोडक्ट साइड पे भी कर दूंगा, ताकि मेरे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो भी दोनों तरफ बैलेंस हो जाए, राइट। फिर मेरे पास एक चीज और भी है, आयरन, जो कि इधर 3 है इधर 1 है। तो अब मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप में 3 का मल्टीप्लाई आयरन से कर दूंगा, 3 का मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? आयरन से कर दूंगा। तो दोनों तरफ आयरन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हो? किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। सबसे पहले काउंटिंग करना है, फिर सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर को देखना है जिससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर आपको देखना है कि प्रोडक्ट और RHS साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों अगर एटम बराबर हो गए हैं तो सही है, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे प्रोडक्ट साइड कम हो जाते हैं और उधर ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में हम उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी वजह से दोनों बराबर हो जाए। फिर आता है बचा हुआ जो भी, जैसे कि मेरा आयरन बच गया था, तो आयरन जो था उसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो दोनों तरफ मेरी बैलेंस हो गई 3-3। तो ऐसे में जब तक ये बैलेंस ना हो हमें एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर कर देखना है, ताकि दोनों तरफ जो इक्वेशन है वो क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। और इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो, और ये 4 नंबर में आता है। अगर बात करूं तो ये CBSE और MP बोर्ड दोनों में ही पूछा जाता है, क्योंकि वहां पर रिएक्शन दी जाती है और कहा जाता है कि इस रिएक्शन को बैलेंस कर कर बताइए, और इस मेथड से आप क्या कर सकते हो? उस रिएक्शन को बैलेंस कर कर बता सकते हो कि हाँ ऐसे बैलेंस की जाती है, और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। और अब पता करते हैं कि एक रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है। हम चाहें तो उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, पर यहाँ पर इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक लॉ को फॉलो करता है जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी एटम ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। सुनिएगा, कोई भी रिएक्शन में कोई भी एटम के जो मॉलिक्यूल्स है वो ना क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और हर केमिकल रिएक्शन क्या करती है? इस लॉ को फॉलो करती है, इस लॉ को फॉलो करती है। इसलिए हमें हर केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है, और वो कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पर हर तरह से ये केमिकल रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है।
क्योंकि ये किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और इस तरह से हमारा चैप्टर 1 जो था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर 1 के हर टॉपिक को पढ़ लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।